नमस्कार। डिजाइना न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो बीमार पड़े, लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए तो वो ये नहीं चाहता है कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़े, और यदि वो अस्पताल में भर्ती हो जाए तो वो ये नहीं चाहता कि उसका ऑपरेशन हो। लोग ऑपरेशन से बहुत डरते हैं। डरना लाजमी भी है, क्योंकि ऑपरेशन न केवल खर्चीला होता है, न केवल कष्टकारक और तकलीफदायक होता है, बल्कि कई बार जानलेवा भी होता है। लेकिन अब होम्योपैथी के नामचीन और अनुभवी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ये दावा करते हैं कि वो तमाम बीमारियां जिनमें ऑपरेशन लगभग लाजमी हैं, यानी अनिवार्य है, उन बीमारियों को भी बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के, बिना काट छाट के होम्योपैथी की साबूदाने वाली गोलियों से ठीक किया जा सकता है। और ऐसा दावा करने के पीछे उनके पास पुख्ता प्रमाण भी हैं। वो बहुत सारा डाटा लेकर बैठते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से मरीजों का किन किन बीमारियों में ऑपरेशन एलोपैथी द्वारा बताया गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन करा लीजिए वरना कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने होम्योपैथी पर विश्वास किया। उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के जो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक सेंटर है उस पर विश्वास किया, और नतीजा ये निकला कि उन्हें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी डिसीज़, उनकी बीमारी, उनकी गठान, उनका मर्ज होम्योपैथी की दवाई से ठीक हो गया। आइए बात करते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि ये चमत्कार आखिर वो कैसे कर पाए हैं। अर्पित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मैं ये बहुत अच्छे से, चूँकि आपके साथ मैं पहले भी कई जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, कई टॉपिक्स में हमने बात किया है। चूँकि सर्जिकल केसेस में आपकी जो बन की बात है, बिल्कुल आपने जो बताया कि हर आदमी चाहता है कि सर्जरी बचाया जाए, तो इसके लिए हालांकि ये कोई दावा नहीं है, हालांकि ये प्रयास है। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो इतनी सारे लोगों के अपडेट्स हैं जो मैं इस बुक के माध्यम से आपको जो दिखा रहा हूँ, लगभग इसमें हमने उन सभी केसेस का संकलन किया है जो लगभग आपने जैसे बताया कि जिनको सर्जरी बता दी गई थी। और हर आदमी चाहता है कि हम एक ऐसा प्रयास करें कि दवाइयों के माध्यम से अगर सर्जरी बचा सकें तो पहली प्रायोरिटी हम सर्जरी पे कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के रिस्क जो आपने बताए वो तो होते ही हैं, और उसके बावजूद भी, सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं रहती कि पेशेंट की ये बीमारी वापस नहीं आए। तो निश्चित रूप से कोशिश यही रहती है कि हम ऐसा प्रयास करें कि होम्योपैथी से, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो हमारा आरोग्य का कंसेप्ट है, उससे हम सर्जरी बचा सकें। हो सकता है आप इसे मिथ माने या मिथ हो। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब जिस बीमारी का इलाज ही ऑपरेशन है, जी, उसका भले ही होम्योपैथी से या आयुर्वेदिक से कैसे इलाज संभव होगा। अब आपके शरीर में गठान बन गई है, बच्चेदानी में गठान हो गई है, ओवरी में गठान हो गई है, पाइल्स हो गया है, फिस्टुला हो गया है, आपकी गॉल ब्लैडर में बड़ी भारी स्टोन बन गया है, किडनी में स्टोन बन गया है, हार्ट के अंदर जो है आपकी खून जाना ही बंद हो गया है, तो इसका अल्टीमेटली फाइनल एकमात्र इलाज ही ऑपरेशन है। और बोले ये सब आप समय खराब करना है, पैसा खराब करना है और अपने मर्ज को बढ़ाना है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आपका जो दावा है वो इस मिथ से अलग है। वो कैसे? दावा तो नहीं, लेकिन प्रयास पूरा है। और इस प्रयास की पुष्टि के लिए जैसा आपने बताया कि देखिए सर, मेरा एक सामान्य सा क्वेश्चन होता है, मैं आपसे भी वही बात करूंगा। अगर आपको एक जगह सर्जरी कहा जाए, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को बताया जाता है, और अगर उसी पेशेंट्स को एक ऑप्शन हमारी तरीके से आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न में जो हमारे पास परिष्कृत डेटा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, सर्जरी बचा चुके हैं, और आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप पहले सर्जरी कराना पसंद करेंगे या एक तरीके से ट्रीटमेंट से आप इस चीज को नेचुरल तरीके से बात? अगर ये मुझे ऑप्शन मिले कि आप गोली खाकर ठीक हो जाओ तो मैं अपना पेट क्यों कटवाऊंगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। डर तो लगता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। भले ही बहुत छोटा सा ऑपरेशन अगर आपका हो, जिसमें कहा जाए कि भाई शाम तक आपको घर भेज देंगे, तो भी साहब मनुष्य का स्वभाव है कि उसकी धुक धुक तो करती है। जी सर, तो बस वही एक मैटर है जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ मेडिसिन खत्म हो जाती है वहाँ सर्जरी चालू होती है, और जहाँ मेडिसिन और सर्जरी के बीच में होम्योपैथी आ जाती है। पर चूंकि होम्योपैथी का जो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो केस जब सर्जिकल कैटेगरी पे होता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से थोड़ा सा एडवांस स्टेज हो चुकी होती है, क्रिटिकल स्टेज पे वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो ऐसे स्टेज जो एलोपैथिक डॉक्टर वो ये कहते भी कि आप समय मत खराब समय, हाँ, क्योंकि
ना कहीं हमें वहाँ पे समय का इंपॉर्टेंस भी है। सर्जरी टाली तो ये मर्ज और बढ़ जाएगा, ये गठान और बढ़ जाएगी। तो वहां पर हम क्या करते हैं, होम्योपैथी को, चूंकि आपने जैसे मेरे क्लिनिक का कंसेप्ट देखा होगा, जो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट ट्रीटमेंट है। हम सबसे अच्छी बात क्या करते हैं सर, एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं। बात कर चुके हैं। हाँ सर, तो वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट का फायदा क्या मिलता है कि जिस तरीके से हमें पैथोलॉजी की रिपोर्ट मिलती है, जो प्री सर्जिकल जितने भी हम रिपोर्ट्स देखते हैं, कहीं ना कहीं वो जो पेशेंट्स के पास होते हैं वो हमारा आधार बनाते हैं कि हम उसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट में होम्योपैथी का डोज क्या रखने वाले हैं। तो हो सकता है मैं 5 बूंद 10 बूंद की जो क्लासिकल होम्योपैथी वो ना करते हुए सर्जिकल केसेस में जो हमारा जो नया तरीका है, जो मेरा आइडिया है, जो मेरा एक तरीके से नया इनोवेशन कह सकते हैं कि हम जो फास्ट ट्रीटमेंट करने के लिए डोजेस बढ़ाते हैं और एग्रेसिव में अटैकिंग थ्योरी पे जाते हैं, और उसका फायदा मिलता है कि हम जब 120 बूंद, 240 बूंद, 360 बूंद जब बड़े डोजेस पे जाते हैं, तो हम इस बीमारी की जो पैथोलॉजी रिपोर्ट है उसका आधार पर तय करके जब एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं तो इसकी पुष्टि उनके जो नेक्स्ट रिपोर्ट है उसमें मिलती है। और शायद वो जो प्रयास था वो आज तक बंद नहीं हुआ, इसलिए आज ये इतने सारे पेशेंट्स का डेटा मैं गर्व के साथ बता पाता हूं। दस्तावेज वो हैं जिनकी आपने सर्जरी टाल दी, जिनकी सर्जरी टाली जा चुकी है, जो आज भी जीवन जी रहे हैं बिना फाड़ के, बिना किसी सर्जरी के। अरे डॉक्टर साहब, मैं गठान को लेकर बात करूं कि भाई शरीर में बहुत सारी जगह गठान होती है। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जो कैंसर नहीं होता लेकिन ब्रेन ट्यूमर होता है, लोग उसका भी ऑपरेशन कराते हैं। ओवरी में महिलाओं को, ओवरी में, बच्चेदानी में और दूसरी जगहों में गठान हो जाती है, जिससे उनका माहवारी बहुत कष्टप्रद हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। लोगों को जो है गाल ब्लैडर में, किडनी में गठाने हो जाती हैं, और भी शरीर में बहुत सारी गठाने हो जाती हैं। तो क्या ये गठाने के लिए डॉक्टर तो यही सलाह देते हैं कि भाई आप इसको निकलवा दीजिए, वरना कालांतर में, समय के बीतने के साथ ये कैंसर में तब्दील हो जाएगी। तो आप जो है, चाहे माथे में गठान हो, ट्यूमर हो, चाहे कहीं हो, आप इसको निकलवा लीजिए। आप क्या दावा करते हैं, कितनी बड़ी गठान, कितने mm की गठान, कितने सेंटीमीटर की गठान आप साबूदाने की छोटी छोटी गोलियों से गला देते हैं? सर, जो मेरा जो ट्रीटमेंट का तरीका है उसमें ना केवल साबूदाना बल्कि उसमें जो मदर टिंचर्स हैं और बायोकेमिक सिस्टम है और जो 50 मिलीसिमल स्केल है वो भी हम तो सर होम्योपैथी यानी साबूदाने गोली, यही हमारे बचपन से सिखाया गया है। वो भी एक स्केल है जो कि हम उपयोग में लेंगे, क्योंकि वो होम्योपैथी का बेसिक कंटेंट है। तो कहीं ना कहीं जिस नाम से वो जाना चाहता है, मीठी मीठी गोलियां बड़ा काम करती है। मैं उसी में आपके चैनल के माध्यम से एक प्रकाश डालना चाहूंगा कि अब वो मीठी मीठी गोलियों के साथ हमने कड़वी कड़वी लिक्विड भी देना चालू कर दिया है, ताकि हम उस डोज को फास्ट कर सकें। और रही बात रिजल्ट के बारे में बात करें, तो अगर हम ब्रेन ट्यूमर में बात करें तो देखिए सर, क्या होता है कि ट्यूमर 2 तरीके के होते हैं, या तो कैंसर का होता है या फिर विदाउट कैंसर ट्यूमर होते हैं। अगर कैंसर की गठान होगी तो डायग्नोस होकर आता है, तो कई बार जो बायोप्सी करने के बाद या पेशेंट ऑपरेट करके आता है। तो मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स की हिस्ट्री है, या फिर जो हमारे चैनल पे आप या यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कि 2-2 बार ऑपरेशन करा के भी वापस रिकरेंस लेकर आ रहे हैं, और वो एक तरीके से ऐसी स्टेज हो जाती है जब वो ब्रेन कैंसर होता है और वो होपलेस स्टेज पे हो जाते हैं कि अब वापस सर्जरी भी नहीं हो सकती और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। ऐसी स्टेज पे भी मैं करीब ऐसे कई पेशेंट्स को जानता हूं जिन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी की, और 5-5, 6-6 सेंटीमीटर के गठान जो बिना सर्जरी के, मतलब हमारी दवाइयों का जब उस वक्त उपयोग किया जब उनको सबने मना कर दिया, और कहीं ना कहीं इसी आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ना केवल उन्होंने गठान को डिसॉल्व किया, बल्कि आप उन पेशेंट्स को 6-6, 7-7 साल बाद भी आज भी डेट में, आज के डेट में भी की गठान हो, चाहे वो ब्रेन की गठान हो, चाहे वो ब्रेस्ट की गठान हो। हाँ, जो अभी मैं बात कर रहा था जो 2 ब्रेन सर्जरी के बाद में, वो पेशेंट हम बात कर सकते हैं ब्रेन कैंसर की, जिसमें GBM कैंसर होता है, जिसकी गठान बहुत तेजी से बढ़ती है, और मेडिकल साइंस कहता है कि 2 साल से ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं माना जाता। इस 2 साल में उन्होंने अगर पेशेंट ने 2 ऑपरेट करा लिया तो भी उनके लिए जीवन काल बहुत कम बताया जाता है। ऐसे स्टेज में जब तीसरी बार ऑपरेशन नहीं हो सकता था, हमने 5.5 सेंटीमीटर की गठान और 2.5 सेंटीमीटर की 2 अन्य गठानों को केवल आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से गलाया, तो वो पेशेंट आज भी 6-7 साल बाद भी इंदौर में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी रही है। और GBM ब्रेन कैंसर की इतनी बड़ी गठान डिसॉल्व करने का ये बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कहीं ना कहीं किसी को जीवन भी दे सकता है, एक बड़ी प्रभाव भी लाता है। बड़ी बीमारी हार्ट की है, मतलब मैं समझता हूँ कि अब देश में हर तीसरा आदमी हार्ट संबंधी, हार्ट बीमारी से जूझ रहा है। किसी को स्टेंट डल रहे हैं, किसी की बाईपास हो रही है, किसी की कुछ दूसरी चीजें हो रही हैं, किसी का, और जसपाल राणा जो दुनिया के बहुत बड़े निशानेबाज थे, उनका तो रैप्चर हो जाने से, ब्लास्ट हो जाने से वो चले गए। बड़ी देश की बड़ी क्षति है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन सर, लोग ये कहते हैं कि भाई हार्ट में जब ये हो तो तत्काल आप इसकी एंजियोप्लास्टी कराइए, एंजियोग्राफी कराइए, बाईपास कराइए, और दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि इसको थोड़ा सा अगर ठीक ठाक एक्सरसाइज की जाए और दवाइयाँ ली जाएं तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कितनी सच्चाई? इसमें सर सच्चाई वाला मामला, एक इसको मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है, एक तो होता है क्योर, दूसरा होता है ऑप्टिमम टू क्योर। क्योर वो होता है जिसमें हम 100% किसी चीज़ को पूरी तरीके से ठीक कर पाते हैं। ऑप्टिमम टू क्योर वो होता है कि जहाँ पर ऑपरेशन करने के बावजूद भी श्योरिटी नहीं होती, या एक तरीके से ऑपरेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, तो हम उस पेशेंट को बेस्ट
अपनी दवाइयों से क्या दे सकते हैं जो उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करे और जितना बेस्ट उनको मिलना चाहिए एक सिस्टम से मिलने की एडॉप्टेबिलिटी मिल रही। अब यहाँ पर हार्ट के केस में हम क्या बात कर सकते हैं, जैसे कई पेशेंट्स का जब आप देखते हैं कि एंजियोग्राफी करने के बाद हो सकता है ब्लॉकेज 70% से 80% 90% के आसपास आता है, तो अगर उस पेशेंट वो चार जो धमनियां रहती हैं तो उन्होंने कहा साहब दो में 80% है, एक में 50% है, एक में 93%। आदमी घबरा जाता है, यहाँ पर हाल ही करो। हाँ, यहाँ पर मैनेजमेंट होता है कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स और सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। अगर समझ लीजिए एक्यूट इमरजेंसी ज़्यादा है तो आपको चूंकि 70 से 80% के ऊपर के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें दवा को थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर मैं होम्योपैथी भी दूंगा और सुपर स्पेशल होम्योपैथी भी दूंगा तो भी कहीं ना कहीं मुझे उतना समय मिलना चाहिए जितना उस पेशेंट के लिए उस डिसोल्यूशन प्रोसेस को लाने के लिए हमें जो देना था वो उसे मिल सके। तो अगर एक्यूट इमरजेंसी होती तो हम भी कहते हैं कि आप एक काम करो, ऑपरेट करा लीजिए। अगर किसी कारण से एंजियोप्लास्टी आप नहीं करा रहे हैं या रिस्क ज़्यादा है, अगर 80 साल का इंसान है, 70 साल का इंसान है, हो सकता है कि उसके बावजूद भी उनको रिस्क बता दिया जाए, तो कई बार 70% से आसपास वाले लेवल भी होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम दवाइयों से ही इसको डिसोल्यूशन प्रोसेस पर डाल दें। तो वहाँ पर आपकी सर्जिकल कंडीशन कितनी रिस्की है ये देख के हम डिसाइड करते हैं, दूसरा कितनी एक्यूट इमरजेंसी है वो देखकर डिसाइड करते हैं, तीसरा हमें हमारे पास मिलने वाला समय कितना है। मैं थोड़ा सा आपको तकनीक में जाने से रोकूंगा, मेरे तकनीक में कम रुचि है। ये जो इस तरह के मरीज आते हैं, जब आप इनको दवाइयाँ अपनी होम्योपैथी की देती हैं तो इनका ऑपरेशन कितने % आप मानते हैं चल जाता है? काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं जो मेरे इस चैनल पे आप जाकर देखते हैं कि हार्ट से रिलेटेड कई पेशेंट्स का जिन्होंने टीवीडी या फिर जो डीवीडी कह सकते हैं, 2 आर्टरी के ब्लॉकेज या 3 आर्टरी के ब्लॉकेज में 80 साल से 90 साल की उम्र में भी अच्छा खासा मेंटेनेंस लेके, मतलब किसी को डॉक्टर ने बाईपास सजेस्ट किया हो तो होम्योपैथी से आराम आप उसको ले सकते हैं। अगर आपका जो परसेंटेज ऑफ जो ब्लॉकेज है वो 70% से कम हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर सर होम्योपैथी और आप बाईपास को टाल सकते हैं तो ये तो बड़ा ग्रेट अचीवमेंट सर, है। इसका बहुत अच्छा प्रमाण हम लोगों ने दिया हुआ है और कहीं ना कहीं अगर 80 साल 90 साल के लोगों को अगर फायदा मिल सकता है तो मेरे तो पूरी उम्मीद है कि अगर यंग लोग इसका फायदा लेना चाहें तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एक बीमारी सर मैं आजकल बहुत आम देखता हूँ, स्लिप डिस्क। मैं समझता हूँ हर आदमी कहता है मेरी कमर दुखती है। जी सर। और खासकर मेरे जैसे लोग जो दिन भर कुर्सी तोड़ते रहते हैं, जी सर, जो आलसी हैं। सर आलसी तो नहीं कह सकते, आपके ऊपर जवाबदारी ज्यादा है। तो अगर हम ये बोले कि मेरे जैसे लोग जो दिन भर कुर्सी तोड़ते रहते हैं, सर ये अभी वर्किंग प्रेशर सभी के लिए बड़ा दर्द रहता है। जी सर। और फिर ये दर्द बढ़ता जाता है। और अभी मेरे एक साथी ने भी स्पाइन का ऑपरेशन करवाया, मेरे साथ जो काम करते हैं अमित तोमर, उनका स्पाइन का ऑपरेशन भी हुआ। तो सजेशन ये मुझे भी कई बार कहा गया कि आप बहुत कमर दर्द से परेशान रहते हैं तो भाई आप कोई नस दब रही है, जो पैरों में तक दर्द आ रहा है, साइकिटिका हो गया है, आप ऐसे कुबड़े होकर चलने लगे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होम्योपैथी में ये संभव है कि उनका ऑपरेशन टाला जा सके स्पाइन का? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। और मैं तो कहता हूं कि आप पूरी कोशिश करें कि अपने स्पाइनल कार्ड को ना छेड़ें, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स का अनुभव ये कहता है कि जो लोग ऑपरेट करके आए उनका अनुभव ये था कि हमने जब ऑपरेशन नहीं कराया था तो ज़्यादा अच्छे थे। ये उनका अनुभव है जो उन्होंने मुझे पर्सनली लेवल पे जब एज ए ट्रीटमेंट पार्ट में हम बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके स्पाइनल कार्ड को ना छेड़ते हुए आप अपने, क्या होता है सर, स्लिप डिस्क में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, लंबोसाइटिका में, साइटिका में, या एक तरीके से इस तरीके के कोई भी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स में नस के ऊपर प्रेशर आने लग जाता है। अब उस प्रेशर को हम चूंकि लेमिनेक्टॉमी करते हैं तो एक तरीके से डिस्क को ऑपरेट करके हम उस प्रेशर को रिलीज करते हैं, बट उसका कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारा आने के चांसेस रहता है क्योंकि वो एक रिस्क है, वो एक रिस्क है। ऊपर से लेके नीचे तक आपको ये तरंगे वो टावर से ही आ रही हैं। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम नेचुरल तरीके से उनको रिकवर करें। तो हम क्या करते हैं सर, जो डिस्क के आसपास जो प्रेशर आ रहा है, जो नर्व के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ने के कारण जो उसको खून का फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पैरों में जान नहीं आ रही है, हाथों में प्रेशर कम आ रहा है, खून का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो हम उस कंजेशन को क्लियर करते हैं जिससे आसपास का जितना कंजेशन क्लियर होगा उसका खून का प्रवाह बढ़ने लगे। और इस बात की पुष्टि इतनी अच्छे से हम बता पाते हैं सर। मेरे जो डॉक्टर हैं एलोपैथिक मित्र, वो ये कहते हैं कि साहब जो चीज दबी हुई है जब तक आप उसको हटाओगे नहीं, उसको उभारोगे नहीं, उसमें सर आसपास जो खून का प्रवाह रुकने के लिए जो कंजेशन आ रहा है, उस कंजेशन को जब जितना आप फ्री करेंगे, जो दवाइयों के माध्यम से हम करते हैं, होम्योपैथी में जैसे मैंने बताया कि हम स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देते हैं, और सर अगर ये ट्रीटमेंट होता है तभी तो लोगों को आराम मिल रहा है। आपके पास है इसमें काफी सारे प्रमाण है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे जिनकी 8 दिन बाद सर्जरी होने वाली थी और 3 दिन में उन्होंने स्लिप डिस्क के लिए जो ऑपरेशन था उसको पूरी तरीके से डाल के आज भी वो शटर उठा रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो नेचुरल तरीके से झुक रहे हैं और शटर उठा रहे हैं और इंदौर में ही रह रहे हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं। यस सर, ये बड़ी घुटने के ऑपरेशन को आप बिना, जितना मेरा कहना है कि जैसे घुटने के लिए तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे कारणों से घुटने का ऑपरेशन बताया जाता है, बदले भी जाते हैं और बदलने के बावजूद भी कई बार वो दवाइयों पर निर्भरता आ जाती है। और मैंने तो कई बार बदलने के बाद 2 बहुत महान नेता भारत के रहे, मैं कुछ मर्यादा है इसलिए नाम नहीं लूंगा, उनके घुटने बदले गए और हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सबसे बड़े भारतवंशी डॉक्टर ने उनके घुटनों का ऑपरेशन किया और वो
रोबोट जैसे चलते थे, चल नहीं पाते थे। जी सर, ये उदाहरण है हमारे जी सर, बिल्कुल सर। तो हमारी कोशिश रहती है कि ईश्वर ने अगर आपको एक जीवन दिया है तो 100 साल तक उस घुटने को मेंटेन रखने के लिए आपको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो होम्योपैथी का सामर्थ्य सबसे अच्छा ये होता है कि नेचुरल तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करता है और कहीं ना कहीं आपके रिकवरी सिस्टम को मेंटेन करता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने आप चैनल पे जाएंगे तो जिसमें घुटने के ऑपरेशन आराम से बचाकर आज भी 80-80 साल में भी वो बढ़िया चल रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप नेचुरल तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन करें, चाहे कमर का मामला हो, घुटने का मामला हो, और सर्जरी बचाकर आप एक स्वस्थ जीवन जिएं। और कहते हैं ना सर, हर स्वस्थ जीवन के पीछे एक आधार होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ईश्वर ने जब दिया है तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें दवाइयों के माध्यम से। आपने घुटने का जिक्र किया, लेकिन अभी एक नई बीमारी आई है कोविड के बाद। जी सर, शायद उसको एवियन बोलते हैं। मैं उसका पूरा नाम नहीं ले पाऊंगा, मुझे आता नहीं है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इतना कठिन नाम सर, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी बोल नहीं पाता। लेकिन नहीं सर, आपका अनुभव बिल्कुल सही पॉइंट पे हर जगह बात करता है। जो पुट्ठे की हिप्स की जो बॉल खराब हो जाती है, और ये कोविड के बाद नए लड़कों की भी खराब हो रही है। मैंने 30-35 साल के लड़कों को अपना कूल्हा, अपना पुट्ठा बदलवाते हुए देखा है। क्या इसका भी इलाज होम्योपैथी सर? बहुत अच्छा इलाज है, और मैंने बड़ा अच्छा आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज भी देना चाहूँगा, क्योंकि एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो वेन सप्लाई है वहाँ पर कमी हो जाना, जिसके कारण जो नेक्रोस होने की संभावना होती है उन बोन्स में बढ़ जाती है। क्योंकि कोविड में सर क्या हुआ, उस समय चूँकि कोई प्रोटोकॉल नहीं था, जो इमरजेंसी में जो भी मैनेजमेंट हो सकता था हॉस्पिटल में जान बचाने के लिए, चूँकि स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा सेवन किए गए और अनएक्सपेक्टेड कई बार बहुत हैवी क्वांटिटी में स्टेरॉइड यूज किए, तो सर उस समय किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उस समय मजबूरी थी। हाँ, ये इसीलिए मैं इस बारे में नहीं बोल सकता कि ये क्यों हुआ, लेकिन हाँ, अब चूंकि समय बीतने के बाद, जब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब केसेस रिकवर नहीं हो रहे और पता चलने लगा कि एवियन के केसेस बढ़ने लगे, तो पता चला कि इनमें से कई पेशेंट जो यंग थे, जिनकी तो एवियन की कोई उम्र भी नहीं है, जिसमें कोई आपने 30 साल का, मैं जानता हूं, मेरे परिचित लड़का है 30 साल का, उसके घुटने ये पुट्ठे बदलवाए हैं। हाँ सर, ये हिप बोन ट्रांसप्लांट कहते हैं उसको। तो कई हिप ट्रांसप्लांट कराने से बचने के लिए जब वो हमारे पास आते हैं तो उसमें सर स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, स्टेज 3, 4। तो AB में भी हम डिसाइड करते हैं 3A, 3B, 4A, 4B। तो स्टेज 3 और 4 को तो डेफिनेटली ऑपरेशन पे बता दिया जाता है। अगर ऑपरेशन नहीं करना है, ट्रांसप्लांट नहीं करना है, तो आप उसमें बोरहोल सर्जरी कर सकते हैं, जो एक मतलब एक बेसिक मैनेजमेंट होता है। पर ऐसे केसेस जब होम्योपैथी में आते हैं तो एक नया चैलेंज होता है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से एक जो नेक्रोज्ड बोन है उसको कैसे एक्टिव करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम नेचुरल तरीके से ब्लड के फ्लो को बढ़ा दें। जो खून रुक रहा है वहाँ पे, उस बोन तक नहीं जा पा रहा है, हम उन वेन्स की सप्लाई में उस ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं। और सर लंबे समय तक जब इस दवाई का सेवन करवाते हैं तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि चूंकि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परहेज नहीं देते, और जब उसकी रिपोर्ट्स में हम MRI में चेंजेस देखते हैं, तो मेरे चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट के अपडेट है जिन्होंने स्टेज 3 की जो कहते हैं ना एवियन के चेंजेस, जो कहते हैं कि रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल चेंजेस में जा चुके हैं, वो रिवर्स होकर नॉर्मल आ गए। ये बड़ी बात है सर कि स्टेज 2 वाला नॉर्मल आ रहा है, स्टेज 3 वाला नॉर्मल आ रहा है, 4 वाला मेंटेन हो गया, तो उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक बीमारी और इसमें एक पेशेंट का सर मैं जरूर एक बात बोलूंगा, मेरा एक पेशेंट जिसको मैंने स्टेज रिवर्स किया था, उसकी एक बात थी जो मुझे आज भी याद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। उसका कहना था, सर जो ओरिजिनल चीज होती है वो तो ओरिजिनल रहेगी, मैं उसे क्यों छोड़ूं, जो मालिक ने दिया है और उसे मुझे बचाना चाहिए। 100% सत्य बात और है। सर बिल्कुल, किडनी हो, आपका हार्ट हो, जो भगवान ने बनाया उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर मैं एवियन में मैं ऑपरेट करा भी लेता हूं तो भी वो आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट है ना, आप उसमें खून की सप्लाई नहीं चालू कर रहे हैं। हाँ, आप उसमें खून की सप्लाई नहीं चालू कर रहे हैं, तो जितने साल वो चलेगा, लेकिन फिर से मुझे रीसर्जरी पे जाना पड़ेगा, तो वो परमानेंट सर्जरी पे नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए वो जो बातें उनके दिमाग में रहती है, उसका बहुत अच्छा ऑप्शन निकला आरोग्य सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी, जिसमें उन्होंने रिवर्स भी किया और मेंटेन भी किया। एक मैं बात आपसे करूंगा, और चूंकि मेरे को बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में, इसलिए चाहूंगा संक्षिप्त जवाब। एक तो मैं आपसे बात करूंगा हार्निया की, प्रोस्टेट की। सर एक मैं बात आपसे करूंगा एपेंडाइसाइट की, वो बहुत लोगों में पाया जाता है, हार्निया बहुत लोगों में पाया जाता है। और एक मैं बात करूंगा आपसे साइनस और गले के टॉन्सिल की। क्या ये सब बीमारियों का बिना ऑपरेशन के इलाज? बिल्कुल, बहुत अच्छा इलाज हो सकता है सर। अब इसमें हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। साइनस के लिए, टॉन्सिलाइटिस के लिए, इस तरीके के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो मतलब ऑपरेशन के लिए बता दिए जाते हैं। तो होम्योपैथी क्या करती है, चूंकि सर एलर्जिक कंटेंट को आपका नेचुरल तरीके से ठीक भी करती है, तो जब भी साइनस होगा कहीं ना कहीं एलर्जी होगी, टॉन्सिलाइटिस होगी कहीं ना कहीं एलर्जी होगी। तो हम क्या करते हैं कि ना केवल टॉन्सिलाइटिस और साइनस को सही करते हैं, बल्कि इसका जो मुख्य कारण है एलर्जी, उसको भी सही करते हैं। इसलिए बार बार जो होने की प्रवृत्ति है, कई बार लोग कहते हैं सर मैं साइनस का ऑपरेशन करा के आ गया, फिर से वापस हो गया, तो इसका मतलब रिकरेंस हो रहा है। हाँ,
तो आपकी जो एलर्जी वो बंद नहीं हुई। तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, चूंकि होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जब मैं फास्ट ट्रीटमेंट देता हूं तो उसका फायदा न केवल उनको एलर्जी बंद करने में होता है, बल्कि जो ऑपरेशन की अनुकूलता प्रतिकूलता में वो जो पेशेंट जूझ रहा होता है उसको भी हम उसको विराम देते हैं और कहीं ना कहीं उसके साइनस और टॉन्सिल्स के ऑपरेशन को बचा पाते हैं। और 15-15 साल के बाद भी सर लोगों को जिनको सांस लेने में तकलीफ आती थी, नाक में ये नहीं पता था कि स्मेल कैसे होती है, और टॉन्सिलाइटिस में सर वो कुछ खा नहीं पाते थे, आज आराम से चल रहे हैं और बिल्कुल इस ऑपरेशन को बचाकर कहीं ना कहीं होम्योपैथी का फायदा ले पा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सर एपेंडिसाइटिस में। चूंकि सर एपेंडिसाइटिस तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, तुरंत रात और में आपको ले जाना पड़ता है अस्पताल, हाँ रात में ऑपरेशन, डॉक्टर कहता है अभी हाल कराओ, फट जाएगा, क्योंकि सर ये डर रहता है कि अपेंडिक्स अगर ज्यादा बढ़ गया तो परफोरेशन हो सकता है, तो वो एक रिस्क भी होता है। और ऐसे केसेस में ज्यादातर ऑपरेशन रात से सुबह तक या फिर ज्यादा से ज्यादा कभी ज्यादा टाइम मिलेगा तो 3 से 5 दिन का टाइम से ज्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन मेरे इस चैनल पे मैं कुछ पेशेंट्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने एपेंडिसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी 3 दिन का ट्रीटमेंट लेकर अपनी अपेंडिक्स की जो सूजन है उसको कम कर लिया, और उनकी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई, और वो आज भी बिना अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराए इमरजेंसी सिचुएशन में भी खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये बड़ी बात है कि होम्योपैथी से हम 3 दिन में किसी का स्लिप डिस्क के ऑपरेशन को बचा रहे हैं, किसी को 3 दिन में हम अपेंडिक्स के ऑपरेशन को बचा रहे हैं। या तो ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि 3 दिन में हमारे पास समय कम रहता है, लेकिन ऐसे कई बार एक्यूट इमरजेंसी में भी अगर होम्योपैथी अच्छा काम करती है और प्रमाण हमारे पास मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ा टूल है कि होम्योपैथी को फास्ट ट्रीटमेंट में, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी कहीं ना कहीं उपयोग लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे प्रोस्टेट की, जो आपने बताया, प्रोस्टेट, वेरिकोसील, सिस्टोसील, हाइड्रोसील, सर ऐसी कई बीमारियां हैं जिसपे ऑपरेशन बताया जाता है यूरोलॉजिकल केस में। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको बिना सर्जरी के लिए नेचुरल तरीके से रिजॉल्व करें, तो जो सूजन है उसको हम कम करते हैं, क्योंकि एक नर्व के ऊपर जो सूजन होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सर्जरी हो सकती है और पेशेंट के लिए थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है उसको छेड़ना, उस नस को छेड़ना। तो प्रोस्टेट के लिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोस्टेट का जो वेट है कई बार 100 ग्राम तक बढ़ जाता है, उसको भी हम नेचुरल तरीके से नॉर्मल लाने के लिए, जो नॉर्मल प्रोस्टेट होता है 25 ग्राम के आसपास होता है, उसके नीचे होना चाहिए। बुजुर्ग बहुत परेशान रहते हैं, सूसू पैरों में गिर रही है, चप्पल बार बार जाना पड़ता है, बार यूरिन जाना खाली नहीं होता है। तो है। सर मैंने 50 ग्राम के बाद वालों को तो ऑपरेशन पे जाते हुए जो देखा है पेशेंट्स को, अगर वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो मेरे पास तो 100 ग्राम तक पड़ता है, उन्हें बार-बार हाँ सर डायलिटेशन भी करना पड़ता है, डालनी पड़ती है। इसमें सर यूरिनरी स्ट्रक्चर वाला जो केस होता है थोड़ा सा वो इमरजेंसी होती है, जिसमें हमें डायलिटेशन भी करना पड़ता है और कैथेटराइजेशन भी करना पड़ सकता है। तो होम्योपैथी में, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी में ऐसे कई पेशेंट्स का डेटा है जिसमें आप देखेंगे कि 100 ग्राम के प्रोस्टेट लोगों ने कवर कर लिए, तो 95 ग्राम के प्रोस्टेट कवर कर लिए। पीएसए अगर बढ़ा हुआ है 100 पीएसए तो उन्होंने केवल बिना कीमोथेरेपी, बिना सर्जरी के प्रोस्टेट भी बचा लिया और पीएसए भी कंट्रोल कर लिया। यूरिनरी स्ट्रक्चर में लोगों ने 10-10 साल पुराना केस होम्योपैथी से बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया, और बार बार जो डायलिटेशन की मजबूरी है, जो एक पैनिक जो उनके लिए सिचुएशन होती थी कि हर 3 दिन में मुझे एक डायलिटेशन करना है, कैथेटर डालना है, तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उनके लिए एम्बैरेसमेंट भी था, वो भी उन्होंने बचा लिया। सर एक आखिरी सवाल, मेरा समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, कि ये जो बहुत हमारी खान पान की आदतों के कारण, हमारी जो अभी वर्तमान व्यवस्था है, भौतिकता, बहुत सारे लोग पाइल्स और फिशुला, जिसको हिंदी में फिशर, बवासीर बोलते हैं, और ये बड़ी कष्टदायक होती है। आपको बैठ नहीं सकते, बैठों में मीठा मीठा दर्द होता रहता है, वो सुइयां जैसी चुभती रहती है पूरे टाइम, छिल जाता है, तो आपकी चाल से ही समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी बवासीर से पीड़ित है, या इसको जो है बवासीर भगंदर हो रहा है, हिंदी बोलूँ तो। और उसके बड़े वो झोला छाप डॉक्टर चांसी दवाखाने खुले हुए हैं जो इतना बुरा काम कर देते हैं कि और बद से बदतर स्थिति कर देते हैं, और डॉक्टर लोग कहते हैं कि ऑपरेशन कराइए, और आदमी डरता है ऑपरेशन कराने कि भाई मेरे ऑपरेशन करा लूंगा, उसके बाद में शौच कैसे जाऊंगा, पोटी कैसे जाऊंगा। तो क्या ये होम्योपैथी में संभव है कि इसका इलाज हो जाए? बहुत अच्छा इलाज संभव है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने बताया पाइल्स, फिशर, फिशुला, ये हमेशा लाइफस्टाइल के साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास वो भी आते हैं जो ऑपरेट करा के भी आ चुके हैं, तो ये वापस आना ही है। आपने हमेशा तना काटा है, जड़ रह गई, तो जड़ वापस फिर से बढ़ेगी। हाँ, तो तला गला खाओगे, समय पे पानी कम पियोगे, लाइफस्टाइल के साथ चल रहे हैं, कब्ज आपको। और आपका जब भी आप पाइल्स, फिशर, फिशुला का ऑपरेट करते हैं तो हमेशा तना काटने के कारण जो जड़ रह जाती है वापस आती है, तो उस चीज को हमारा कहना है कि आप होम्योपैथी का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी चीज की जड़ पे काम करना, तो जो बार बार आ रहा है उसको रोकिए और पाइल्स, फिशर, फिशुला की जड़ को खत्म करिए। मेरे पास 45 साल पुराने पेशेंट आते हैं जो पाइल्स, फिशर, फिशुला से पीड़ित थे और आज होम्योपैथी की बदौलत बिना किसी अब अन्य सर्जरी के अब अपना जीवन स्वस्थ जीवन रूप से
ले पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित सर मैं चोपड़ा, 2-3 आपका- चीजें और बताना चाहूंगा जी, थोड़ा जी, सा, जी, चूंकि जी। सर्जिकल टॉपिक्स पे बात हो रही है, चूंकि हमारी बातें उसी पे चल रही है, बहुत सारा आपने पूछा भी। सर गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कि किडनी का स्टोन है या गॉल ब्लैडर का स्टोन है, हमने किडनी का इससे स्टोन पहले वाले शो में बात Yes. की थी जब अपन हाँ सर, किडनी को लेकर बात कर तो रहे थे। किडनी के स्टोन तो हम फिर भी उसके पास पैसेज है, हम निकालने के लिए डिसोल्यूशन प्रोसेस दे सकते हैं, और लोगों ने बचाया भी है। जो 35 साल तक पुराने कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी किडनी में बार बार स्टोन होते थे, वो भी हमने ठीक किए। प्लस कई लोगों की बार बार स्टोन होने के कारण सर जो ऑपरेशन होते हैं उससे भी किडनी खराब होने का डर रहता है, तो वो भी हमने स्टोन के ट्रीटमेंट को करके उनकी किडनी को सेव किया। इसी तरीके से हम जो गॉल ब्लैडर स्टोन पे बात करते हैं तो उसमें जगह कम होती है, ल्यूमेन बहुत पतला है, तो वहां से कोई भी स्टोन निकाल नहीं सकते, तो वहां पर लगभग सभी डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन का बोलते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दे रहा हूं कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो कोशिश करें कि आप सुपर स्प्रिंगोमेटोपैथी से उसको जूस बनाकर डिसॉल्व कर लें, उस स्टोन को उसी गुफा में उसी कैविटी में डिसॉल्व कर लें, ताकि जूस बन के निकल जाए, बजाय उसको वो स्टोन बन के नहीं निकल सकता। गॉल ब्लैडर मत निकलवाइए, गॉल ब्लैडर वो जरूरी बचाइए, है, वो ईश्वर जरूरी ने अगर है। कोई चीज दी है तो आपके काम की है, अगर अपना पहला कोशिश है उसको बचाना तो पूरी कोशिश करें। बच्चेदानी की गठान में 8-8, 9-9 सेंटीमीटर की गठानों को लोगों ने अपना स्वाभिमान बचाया। एक तरीके से महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम बच्चेदानी की हिस्टेक्टोमी को बचाने के लिए, कई बच्चों को ऐसा होता है 16-16 खासकर साल नई में लड़कियों को हो गया। ओवरी में सर सिस्ट होता है 4-4, 5-5 सेंटीमीटर की, बोलते हैं कि ओवरी को हटाना पड़ेगा। वो अब उनका बड़ा तो कष्ट जीवन चालू नहीं हुआ, उसके पहले ही उनके ऊपर वो ये कैसे मां ऑपरेशन। बनेगी? तो सर एक हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चेदानी की गठान, ओवरी की सिस्ट को हम डिसॉल्व कर लें और दवाइयों से करें। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है, लोगों को आईवीएफ में जाना पड़ता है, आईयूआई में जाना पड़ता है सर, तो उसके लिए भी हम फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को दवाइयों से डिसॉल्व करके नेचुरल कंज्यूम करने में उनकी हेल्प करते हैं। बच्चेदानी के साथ हम अगर छाती के गठान के बारे में बात करें तो एक ब्रेस्ट में गठान फाइब्रोइडिनोमा हो, सिस्टिक हो, या हो सकता है कैंसर की गठान हो, ऐसे कई सारे पेशेंट्स के देखेंगे जिसमें 5-5, 6-6 सेंटीमीटर की गठान भी उन्होंने, 8-8 सेंटीमीटर की मास्टाइटिस की गठान भी इन्होंने होम्योपैथी से डिसॉल्व कर लिया। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चाहे सर्जरी किसी भी लेवल पे हो, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारे पास चूंकि सर्जिकल बहुत सारे केसेस होते हैं और इस बुक का पर्याप्त आधार डाटा है जो कह सकते हैं कि सर्जरी में इस तरीके के पेशेंट्स के लिए सर्जरी कराने के होम्योपैथी सर ट्रीटमेंट पूरी लेने के कोशिश पहले ये होती है। आप ये डाटा भी मरीज को दिखा देते बस दिखा हैं, आप सकते चाहो हैं। देख लो कि 10 मरीज, 50 मरीज, 100 हाँ मरीज इस सर, तरह से तो इससे आए। फायदा ये होता है कि उनका कॉन्फिडेंस भी बनता है और कहीं ना कहीं हमारा पूर्व का अनुभव भी उनके लिए काम करता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आपका। और हम हमारे दर्शकों से यही आग्रह करेंगे कि अगर डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी है तो वे डॉक्टर की सलाह ज़रूर माने, लेकिन उसके पहले एक बार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से उनके आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक सेंटर में जाकर मिले। हो सकता है आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, और हम तो यही दुआएं करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।